हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के में मॉलिकुलर सॉल्ट्स क्या होते हैं या एडिशन सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था उसमें डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है कभी भी हमारे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो टॉपिक लिख देते बेटा कि टॉपिक हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेनली कॉम्प्लेक्स आयन ही आप लोगों के लिए एक नया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बार, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि FeCN6 और उसके ऊपर लिखा हुआ था, हमने क्या लिखा था, 4- लिखा था। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ये भी लिया था FeCN6 के ऊपर 3- भी था। ठीक है, आपने ऐसा देखा था। ये माइनस होना ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो जैसे हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन को मैं एक जनरल फॉर्मूले में लिख देता हूँ कि यहाँ हमारे पास में कोई मेटल होगा। ठीक है, जो आयन भी हो सकता है या एटम भी हो सकता है। यहाँ जो L है उसका मतलब होता है लिगेंड होता है। हालांकि लिगेंड वो होता है जो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, +- एनीथिंग हो सकता है। तो एक एक करके बात करते हैं कि जो ब्रैकेट हमने लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये ब्रैकेट जो होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एरिया बोल सकते हो, और कोऑर्डिनेशन एरिया से बेटर हम इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इसके अंदर एम जो होगा इसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल बोलेंगे, और सेंट्रल मेटल ये हमारा एटम भी हो सकता है। ठीक है, या हमारा या आयन भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एल इज लिगेंड, इसके बारे में हमारा पूरा डिटेल वीडियो होगा आगे। ठीक है, लिगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे, लिगेंड कितने कितने तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस टॉपिक में इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर देखें अगला हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ, तो एक्स ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ लिगेंड्स की, वो लिगेंड्स कितने हैं। ठीक है, एक है, दो है, एक तो नहीं होंगे ना, 2 3 4 5 6 जो भी होते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास में जो एन है, ये एन ऑब्वियस सी बातें है ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हमारे। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कितना है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसके बाहर जो भी एरिया है हमारा, है ना, जो भी चीज़ है या आयन के बाहर, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, आयोनाइजेशन या आउटर आउटर हमारा क्या हो गया, स्पेयर हो गया। तो इसको बोल सकते हैं आउटर, या कह दो आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर होगा फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने जिस थोड़ी देर पहले लिखा था FeCN6 एंड 4-, तो ये आप देख ही रहे हो कि 4- का क्या है, कितना इसके ऊपर चार्ज है। ये लिगेंड के बारे में बता दें, लिगेंड कितना है, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एन हो गया। ये जो हो गया हमारे पास में, ये लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लिगेंड एल होता है हमारा, एल से बता रखा मैंने यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया। तो जो भी हमने चीज़ बताई थी वो सारी इसको इस तरह से कनेक्ट कर ली। ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा एनायन ही हो, ऐसा भी हो सकता है वो कैटायन भी हो, जैसे कि CrH2O होल 6 एंड उसके ऊपर +3 चार्ज। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो कितना इसके ऊपर स्पेयर के ऊपर चार्ज है वो ये इतना हो गया हमारे पास में, इससे उतने ही एनायन आके जुड़ेंगे। ये लिगेंड के नंबर्स हो गए हमारे, एक्स नंबर्स हो गए। ये हमारा H2 यहाँ पे लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके बाद में लोन पेयर है, और ये हमारा सेंट्रल मेटल क्या हो गया, हमारा आयन हो गया। अब ये आपने देखा होगा दोनों ही केस में हमने जो लिखा है वो आयन ही है। एक ये भी हो सकता है कि जैसे हमने निकल का ले लेते, ठीक है, आयरन का भी होता है लेकिन निकल का, आप सोचो कि बार बार कॉमन है क्या हमारा, है ना, आयरन का ही, तो निकल का भी हो सकता है। जैसे तभी देख रहे थे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया हमारे पास में, अगर हम बात करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू बोलेंगे तो कितना आ रहा है, 3 + का 3 आ रहा है। इस केस में एन की वैल्यू -4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना हो गया, 0 पे चार्ज नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है,
हमारी 4 हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारा लिगेंड हो गया, जो कि हमारे पास में कौन है, कार्बोनिल CO है, और ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। और ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट आप जो देख रहे हैं ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। तो ये जनरल तरीका होता है हमारे कभी भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर कि क्या होगा हमारा। तो अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कितने तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन करने के बेसिस अलग अलग हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होती है वो एक ह्यूज हमारी क्या है, केमिस्ट्री है। तो पहला जो मैं बेस ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ इनके ऊपर चार्ज कितना है, मतलब जो हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज। अभी हम समझ लेते हैं, एक चीज़ को समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जो आपके सामने आयन बनाए हैं, मैं ये जो आयन है इसको मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि CrH2O6 और Cl3 आएगा ना। तो ये हमारा जो Cl है, Cl माइनस है, ये हमारा क्या है, एक सिंपल आयन है। कैसा है हमारा, सिंपल आयन। तो मैं इसको S एनायन कह सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ, सिंपल एनायन हो गया हमारा, सिंपल एनायन। और ये वाला देख रहे हैं आपके, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कैटायन है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कैटायन हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, ओके। तो इसको हम CC बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अगर पहला जो C होगा वो कॉम्प्लेक्स को बताएगा, या पहला H जो होगा वो सिंपल को रिप्रेजेंट करेगा, बाद वाला C जो होगा हमारे पास में वो कैटायन के लिए होगा, और बाद वाला A जो होगा वो हमारा एनायन के लिए होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें तो जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे इसका देखिए, सबसे पहला जो होगा हमारे पास में, उसमें हमारे पास में सबसे फर्स्ट टाइप का जो होता है वो हमारा सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का होगा, ठीक है। मतलब समझाता हूँ कि इसमें जो कैटायन होगा वो सिंपल होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे K2Hg I4। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे K पर चार्ज कितना है हमारे पास में, प्लस है, और जो क्योंकि 2 K पर चार्ज है तो Hg I4 के ऊपर चार्ज जो हो गया हमारे पास में वो कितना होगा, -2 हो गया। तो इसका एग्जांपल हो चुका है एक, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में हो गया Na2FeCN5NO+, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसके पास में अंदर की तरफ ये 2 लिगेंड है, ये हमारा सेंट्रल मेटल है ना, और ये सिंपल हमारा क्या है, कैटायन हो गया। ये पूरा जो बनेगा हमारे पास में, तो अगर इसके ऊपर 2+ चार्ज है तो 2- इसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। तो लिगेंड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं। इस पर प्लस होता है, कभी लिगेंड किसी के ऊपर प्लस भी हो सकता है, लिगेंड हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हर तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं जो है हमारा K3CONO2 ऑल 6, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही चुका है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है, और सिंपल हमारा क्या है, कैटायन। इसमें सिंपल अगर कैटायन की बात करें तो पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है। और सिंपल एनायन जो है हमारे पास में, सॉरी कॉम्प्लेक्स एनायन जो है, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बने जो है ब्रैकेट में, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स एनायन है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए कंपाउंड, इनका ही सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इनके कॉमन नेम भी होते हैं। हम ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे इनके कॉमन नेम भी याद करें, जैसे कि मैंने आपको कल बताया थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, देन हमारे पास मोर सोल्ट था, हमने पोटाश एलम के बारे में पढ़ा था, कार्नेलाइट के बारे में पढ़ा था। तो इसी तरह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ कॉमन नेम होते हैं, जैसे हमने देखा था पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फेरिसाइनाइड था। तो इसी तरह से ये जो कंपाउंड है हमारा, ये होता है नेस्लर रिएजेंट, इट इज़ नेस्लर रिएजेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा आपने, 0 ग्रुप होता है उसके अंदर नेस्लर रिएजेंट काम आता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमारा सॉल्ट एनालिसिस से बहुत कनेक्टेड है। तो वहाँ पे जो भी रिएजेंट यूज़ होते हैं वो जनरली यहीं से हम लेते हैं, ठीक है। और ये उससे थोड़ा कनेक्टिंग चैप्टर है, लेकिन पहले अगर आप ये पढ़ लेंगे तो बाद में उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है।
फिर दूसरा जो हमने लिखा वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास में क्या होता है, एक तरह का रिएजेंट होता है जो लैब में काम आता है हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर। और ये जो होता है हमारे, इसको बोलते हैं हम फिशर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? फिशर सॉल्ट। तो यहाँ पहले तरह के जो हमने इसमें देखे हैं, इसमें सभी के सभी हमारे पास में इस तरह से थे कि जो कैटायन है वो सिंपल था और एनायन जो था वो हमारा कॉम्प्लेक्स था। अगला टाइप अब आप समझ ही गए होंगे कि जो नेक्स्ट टाइप होना चाहिए हमारा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। और इन्वर्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि उसमें हमारे पास में अब कॉम्प्लेक्स का कैटायन होगा एंड सिंपल का क्या होगा? एनायन होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पे कि मान लीजिए अगर मैंने AlCl3 की रिएक्शन करवा दी है H2O के साथ में, है ना, और H2O मैंने ले लिया यहाँ पे 6H2O मॉलिक्यूल लिए, तो एक कंपाउंड बना था हमारे पास में। इससे रिएक्शन करके आपने देखा था कल मैंने आपको एडिशन रिएक्शन बताई थी ना, तो एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या करता है, हमारा H2O6 एंड Cl3 बनाता है। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पास में, ये तो कॉम्प्लेक्स का कैटायन नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 और H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो नेट चार्ज के ऊपर +3 आ जाएगा। देन ये Cl जो होंगे वो 3- हो जाएंगे, ठीक है, तो डिसोसिएट हो गए। तो लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम डिसोसिएट होने वाला नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स का कैटायन है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स का है, और एनायन जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा किसका है? एनायन का है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, ब्राउन रिंग। अगर आप लोगों ने सुना हो, ब्राउन रंग नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ब्राउन रिंग बोल रहा हूँ। आप केमिस्ट्री में ही रहना, हनी सिंह वाला गाना मत याद करना कि ब्राउन रंग, ब्राउन रंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्राउन रिंग बोल रहा हूँ। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में, इट इज़ ये होता है हमारे पास में FeH2O ऑल 5 NO+SO4। तो ये हमारा क्या होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो हमारा नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है उसमें ये ब्राउन रिंग टेस्ट आता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिखा है उसमें भी जो NO लिया वो प्लस वाला लिया है, इसमें भी मैंने कौन सा लिया? NO प्लस वाला लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर ये वाला जो आगे वाला पार्ट है हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स का कैटायन है, और ये पीछे वाला पार्ट है जो सल्फेट है, सिंपल का एनायन है ना। अगर सिंपल एनायन के साथ में ये होता है, अगर सिंपल एनायन या सिंपल कैटायन बोल रहा हूँ मैं, तो वो उनके केमिकल टेस्ट इजीली शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल के एनायन है, इनके ऊपर आप केमिकल टेस्ट अप्लाई करोगे तो ये शो कर देंगे। उसी तरह से सिंपल कैटायन जो होते हैं वो भी अपने केमिकल टेस्ट जो होते हैं सॉल्ट एनालिसिस के वो शो कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हमारे इजीली टेस्ट शो नहीं करते। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो जनरली हाई होता है, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट अपने पास में कौन सा होना चाहिए। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इस बार तो दोनों ही चीज़ें हमारी कॉम्प्लेक्स हो जानी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर हम अगला देखें, नेक्स्ट हमारे पास में हो सकता है C टाइप का कंपाउंड, विच इज कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, जिसमें हमारे कैटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। कैटायन कॉम्प्लेक्स, कैटायन मतलब कैटायन कॉम्प्लेक्स एंड एनायन भी क्या होगा? हमारा कैटायन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया है PtNH3 होल 4, ठीक है, एंड PtCl4, ठीक है। तो ये वाला आपको दिख रहा है कि एनायनिक पार्ट है, ये हमारा कौन सा है? कैटायनिक पार्ट है। एक ये भी हो सकता है हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम यहाँ पे ले लें FeH2O ऑल 6 CO NO2 ऑल 6। आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स का कैटायन है, और ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स का एनायन है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है? आयन्स है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स क्या हमारा? एनायन है, और इन दोनों से मिलकर कंपाउंड तो एक ही बन रहा है। ओके, चलिए अगला पॉसिबल लास्ट जो होगा वो हमारा न्यूट्रल हो सकता है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास में वो हो जाएगा हमारे पास में न्यूट्रल। नेक्स्ट इज न्यूट्रल, D is
न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो भी होंगे वो है ना अल्टीमेटली अपना चार्ज को मेंटेन कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में PtNH3, ठीक है, ऑल फोर Cl2। तो इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है। इस कंपाउंड का नाम है हमारा इसको बोलते हैं हम सिस्प्लेटिन बोलते हैं। इसका नाम हमारा क्या है, सिस्प्लेटिन, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और ये कैंसर एंटी कैंसर एजेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग। इट इज़ एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, ओके। तो ये हमारा एक तरह का एंटी कैंसर एजेंट होता है। उसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, RH, रोडियम है यहाँ पे, Cl, PPH3। अब देखो P यानी फॉस्फोरस, PH यानी कि फाइनल रिंग, PPH3 होल थ्राइस, ये भी हमारा न्यूट्रल ही होता है। और इसमें जो हमारा रोडियम के ऊपर चार्ज जो होता है वो Cl से क्या होता है, Cl से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है हमारे क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। आप लोगों ने जब भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा विल्किंसन कैटलिस्ट भी जो होता है हमारा, जैसे H2+ निकल करते हैं उसी तरह से वो भी बिहेव कर सकता है। एक और हमारा आप ये भी हो सकता है कि ये मैंने एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या ले रखे हैं आपस में, क्या लिगेंड ले रखे हैं, तो एक सिंगल वाला भी हो सकता है, जैसे कि CO5, मैंने ऊपर NiCO लिया था ना, तो वो भी हमारा न्यूट्रल था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास में कि जैसे हमने बताया था यहाँ पे कि जैसे न्यूट्रल वाला कैटायन वाला, वही चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई है कि हमारा पहला तरह का कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, मतलब सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। इसमें दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे, हमारे कैटायन एंड दोनों कॉम्प्लेक्स रहेंगे, और ये हमारा न्यूट्रल रहेगा, ओके। तो पहला बेस तो हमारा चार्ज के बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया था। सेकंड बेस जो होता है हमारा, उसको यही समझते हैं हम, वो होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड इज on the basis of type of ligand combination, या आप टाइप ऑफ लिगेंड भी कह सकते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल सी टर्म होती है, वो जनरली बस इसी टर्म में पूछते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक होता है हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, वन इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक ही तरह के लिगेंड होंगे, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे K3CO NO2 होल 6 फिशर सॉल्ट जो हमने ऊपर लिखा था, इसमें देखो एक ही तरह का लिगेंड कौन हमारा, NO2 है। उसी तरह से हो गया हमारा K4 FeCN6 ले लो, हाँ 6 ही लेना पड़ेगा, K4 FeCN6, ठीक है। K3 हो सकता था यहाँ पे, या फिर यहाँ पर K4 हो जाता है, ठीक है। K3 होता तो फेरी होता है, और K4 होता तो फेरो होता है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो इसमें भी देखो CN क्या हो गया हमारे पास में, एक तरह के हो गया। जैसे हमने पढ़ा तो ऊपर नेस्लर रिएजेंट भी इसका एग्जाम्पल है, नेस्लर रिएजेंट I4, ठीक है। इसमें भी एक ही तरह का लिगेंड हमारा कौन सा, आयोडीन। तो सेकंड कौन सा होगा, अगर ये होमोलेप्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला हमारे पास में क्या होगा, हेटेरोलेप्टिक। सेकंड इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बेटा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन होगा, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के हमारे पास में क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओके। इसके एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2Fe CN5 NO+, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जिसमें हमारा CN और NO+ जो होता है वो दो अलग अलग तरह के हमारे क्या हो गए, लिगेंड हो गए। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो
इज ए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Fe H2O all 5 अगेन NO प्लस एंड SO4। ठीक है, या आप सिस्प्लेटिन के बारे में बात कर सकते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि जिसमें एक से ज़्यादा तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, हेटेरोलेप्टिक के अंदर आएंगे। तो ये हमारे दो टाइप हमने पढ़ लिए यहाँ पर। अगला टाइप जो होगा वो हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, on the basis of स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने कितने तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, हमारे पास में कितने कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको समझने से पहले एक बार स्टेबिलिटी को समझना पड़ेगा और स्टेबिलिटी कांस्टेंट को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम प्रैक्टिकली कैसे चेक करते हैं। तो एक टर्म आती है हमारे पास में, फॉर्मेशन कांस्टेंट, या हम इसे कह सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की तरह देख सकते हैं। KF से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई X+ चार्ज का मेटल है जो कि हमारे 4 लिगेंड से अगर रिएक्शन करता है और विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम ये अल्टीमेटली बनाता है हमारे पास में Ml4 X+ कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो KF यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इट इज फॉर्मेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर आप इसको रिवर्स में देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे इसको KD, यानी कि इसका मतलब हो गया हमारे पास में डिसोसिएशन क्या है, कांस्टेंट। इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेबिलिटी है हमारी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, फॉर्मेशन कांस्टेंट के ऊपर। जितना ज़्यादा इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा ही वो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। और इन्वर्सली किसका होगा, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों ही प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक तरह से हमारा क्या है कि जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है उसी तरह से होता है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता तभी है हमारा जब फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना। ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का तभी बढ़ेगा जब फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, हमारा कम होगा। और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो डिक्रीज हुआ तो फॉर्मेशन कांस्टेंट कम होगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ा है तो जनरली फॉर्मेशन कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग कि कितने तरह के हमारे पास में फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं। तो टाइप ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, अगर हम टाइप ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में बात करें तो हम एक हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन को अज्यूम करते हैं, जैसे कि जैसा भी हमने अज्यूम किया था, सेम रिएक्शन ले लें कि 4 लिगेंड जब ऐड हुए तो क्या बन गया हमारे पास में Ml, और ये बन गया हमारे पास में कौन सा बन गया, X बन गया, L4 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इसमें फटाक से रिएक्शन हो चुकी है। तो इसके लिए जो आएगा फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा इसे हम बोलेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन को देखें तो स्टेप वाइज भी तो हो सकती थी, तो ये एक साथ ही रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में। स्टेप वाइज कैसे होता है, ये सबसे पहले हमारा ये X+ आयन जो है वो पहले L1 एक लिगेंड से रिएक्शन करता, L से रिएक्शन करता, तो क्या बना था हमारे पास में Ml, ऊपर क्या आता हमारे पास में X के ऊपर प्लस आ जाता। ठीक है, फिर अगेन तो ये इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, हमारा K1 हो जाएगा, है ना। ये स्टेप वाइज कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज। पहली स्टेप में हुआ है, देन अगले स्टेप में वापस से क्या होगा हमारे पास में Ml X+
अगेन दूसरा एल को लेगा तो क्या बनाएगा हमारे पास में ML2 एक्स प्लस, और इसके ऊपर ये कौन सा हो गया, सेकंड स्टेप का क्या हो गया हमारा, स्टेप वाइज या स्टेप कांस्टेंट हो गया, स्टेप वाइज कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। फिर थर्ड टाइम में क्या होगा, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जो आयन बना हुआ है, वो हमारा जाके थर्ड वाले लिगेंड से रिएक्शन करेगा, एंड अगेन ये वापस क्या बनाएगा हमारे पास 3 प्लस, और ये होगा हमारा थर्ड स्टेप का कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास में। देन हमारे पास में हो जाएगा फाइनली हमने 3 वाले को एक्स प्लस को जो हमने ऐड किया तो क्या बनेगा हमारे पास में ML4 एक्स प्लस, और ये फोर्थ स्टेप का हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारी स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है, स्टेप वाइज रिएक्शन है। तो इसके लिए जो हमारे K1 K2 एंड K4 हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को मिला दोगे, इस रिएक्शन को मिलाओगे तो आपको यही तो मिलेगा, रिजल्ट ये तो मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इन सभी को L को 4 करोगे और ये आपके फाइनल आपके पास नहीं रहेगा। तो हम ऐसा ही नहीं कह सकते क्या कि फॉर्मेशन कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप वाइज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है ना। या हम इसको लॉग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log KF इज इक्वल टू log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, और भले ये दोनों ही तरह के किसी भी तरह के हों, पर्टिकुलर किसी स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो इसकी स्टेप को बताएगा, अगर हम ओवरऑल को देखेंगे तो हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी को बताएगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि फॉर्मेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है क्या है, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग कि जो हम टाइप के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ये बात कर रहे थे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ये दो तरह के हो सकते हैं बेटा, देखो नाम से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड सेकंड वन इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका KF जो होगा हमारा वो KD से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो हमारा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है कि जो KD होता है वो KF से क्या होता है, कम होता है। अब देखो ये सारी वैल्यू जो होती है ये आप समझते हो कि ये डेटा बेस्ड है ना, प्रैक्टिकली होता है, तो इसके कुछ रिएक्शंस होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सब हम धीरे धीरे आगे सब कुछ सीखेंगे कि किस तरह से इनके फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है, हम तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देते हैं इनका, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक 3KCN प्लस हमने रिएक्शन कराई है CuCN के साथ में। आप नोटिस करना कि यहाँ पे Cu पे +1 चार्ज है, ठीक है। तो इसके साथ में जब रिएक्शन करता है ये, तो रिएक्शन करता है तो बनता है हमारा K3 CuCN होल 4, ये हो जाएगा। इसमें अभी भी इसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में डिसोशिएट करता हूँ तो ये 2 आयन में टूटेगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। एक सिंपल कैटायन बन गया हमारे पास में, और दूसरा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया, एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के ऊपर चार्ज -3 हो जाएगा। अब अगर बात करें कि मैं अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होता है, डिसोशिएट ज़रूर होता है। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, तो डिसॉल्व तो होगा, लेकिन उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली हमारा इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो परफेक्ट वाले के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। तो अगर मैं इसको डिसोशिएट करता हूँ, तो डिसोशिएट करूँगा तो यहाँ पे KD आ जाएगा, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हमारा KF हो जाएगा, सही है ना। तो डिसोशिएट हमारा हो जाएगा Cu2+ एंड 4CN-। अभी आप लोग सोचेंगे सर भूल गए शायद कि ऊपर तो बड़ा +1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर भूल गए।
जिन बच्चों को पहले से पता होगा, आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा या आपने जनरल पेरिटेबल वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो हमने देखा होगा कि जो कॉपर होता है हमारा वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, है ना, जो कॉपर प्लस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, वो Cu2 प्लस और Cu0 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर का जो आयन होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो कौन सा होता है हमारा, एक तरह से Cu2 प्लस आयन की फॉर्म में स्टेबल रहता है। तो हमें यही लिखना होगा जब भी हमें उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखना होगा। तो आ रही बात समझ में, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी हमारे पास में, यह इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में। अब जब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में हमने देखा कि हमने पता कैसे लगाया कि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों इसका केडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मैंने तो ये बोला ना KF की वैल्यू केडी से ज़्यादा है। तो वो हमें पता तब चला जब हमने कॉपर के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो सॉल्ट एनालिसिस में एक हमारा टेस्ट होता है, H2S गैस को जब इससे निकालेंगे तो कॉपर के यहाँ पे कोई भी पीपीटी नहीं आती है, नो पीपीटी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इतने इनफ आयन बने ही नहीं है जो इसके साथ में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि CuS बना सकेंगे। CuS की ब्लैक पीपीटी होती है, वो बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास में ये इस फॉर्मेट में ज़्यादा है, न कि इस फॉर्मेट में ज़्यादा रहेगा। आगे बस हमें उसी तरह से अगर मैं इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ तो उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास बन जाएगा कि जैसे हमने 2KCN की रिएक्शन करवाई है CdCN मोल टॉइस के साथ में, और ये रिएक्शन करके बनाता है हमारा कॉम्प्लेक्स K2CD। ये देखो, ये जो रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट काम आ जाती है। तो मैं ऐसी ही रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ जाती है। तो काफ़ी बच्चा परेशान होता है कि रिएक्शन आ कहाँ से रही है। तो आप देख रहे होंगे कि आप जब हम पढ़ रहे हैं ना तो वहीं से हमने स्टार्ट कर दी रिएक्शन वगैरह को, तो ये लिखना ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब इसको देखा गया तो ये इसने ये कंपाउंड बनाया, जब इसको पानी में डिजोल्व किया हम लोगों ने तो ये बनाएगा ऑब्वियस सी बात 2K+ बनाएगा, और हमारे पास में कॉम्प्लेक्स का क्या बनेगा, एनायन बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से इसका हम देखें, इसका डिसोसिएशन अगर पानी में देखते हैं, इसका प्रॉपर तरीके से अगर डिसोसिएशन देखते हैं जिसमें पानी में जब इसको डिजोल्व करते हैं तो डिसोसिएट होने पर हमारे पास में क्या आएगा, KD आएगा, और इसके उल्टे में क्या आएगा, KF आएगा। तो यहाँ पे हमें CD2+ और 4CN- हमें यहाँ मिल जाते हैं। अब जब मैं इसके अंदर H2S गैस को निकालता हूँ, ठीक है, तो ये CDS की येलो पीपीटी दे सकता है बेटा, ये CDS की येलो पीपीटी दे सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो KF है ना, वो KF हमारा वो कम है किससे, KD से, यानी कि डिसोसिएट अच्छा हो रहा है, जबकि पहले वाला नहीं दे रहा था क्योंकि उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या था, हमारा ज़्यादा था। इसीलिए हमारा एक तरह से इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला लेक्चर कि इसमें जिस भी तरह के हमने 3 तरह के हमने यहाँ पे पढ़े थे कि जो बेसिस बनाए थे हमने कॉम्प्लेक्स को क्लासीफाई करने का। फर्स्ट जो था हमारे पास में वो क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, देन सेकंड जो हमने बनाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन, है ना, एक तरह के लिगेंड है या एक से ज़्यादा है तो होमोलेप्टिक या हेटेरोलेप्टिक होगा। और थर्ड हमारा क्या हो गया, स्टेबिलिटी के बारे में आ गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट था हमारा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, NCERT में सबसे लास्ट में दे रखा है, हमने यहाँ पे सबसे पहले ही इसको कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बात के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इसका डिटेल में होगा, मैं लिगेंड वगैरह है ना उनको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।